हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने आपको पढ़ा था पेरिनेज फ्लूइड, जिसकी आपकी मैंने बताया था डिकैल्सिफिकेशन आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही अच्छी होती है। और हम काफ़ी टाइम पे हम पेरिनेज फ्लूइड का यूज़ करते हैं। मोस्टली हम इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं, जैसे आपकी कैल्सिफाइड आर्टरीज होती है, कैल्सिफाइड आपकी वीनस होती हैं, या फिर आपका कोई लीसन्स होते हैं, या फिर आपके कोई कैल्सिफाइड ग्लैंड्स होते हैं, उनको डिकैल्सिफाई करने के लिए हम पेरिनेज फ्लूइड का मोस्टली यूज़ करते हैं। इसमें जो बेसिक कंटेंट आपका, सबसे मेन बेसिक कंटेंट जो आपका यूज़ होता है वो है आपका नाइट्रिक एसिड, जो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका डिकैल्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि आपका जो एसिड होता है वही क्या कर पाता है, आपके कैल्शियम को डिजोल्व कर पाता है। यानी कि जो कैल्शियम के बीच में बॉन्ड्स होते हैं उनको आपस में क्या करना होता है, ब्रेक करवाना पड़ता है, तब जाके वो क्या होता है आपका डिजोल्व होता है। तो जो पावर होती है बॉन्ड को तोड़ने की, वो सबसे ज़्यादा पावर जो होती है वो आपका नाइट्रिक एसिड के अंदर होती है। उसके बाद आपका क्रोमिक एसिड और एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या करता है आपका, ये भी आपके जो टिश्यू को क्या करता है, एक हिसाब से आपका टिश्यू की कुछ एक हिसाब से आपका क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। यानी कि जो प्यूट्रिफिकेशन होता है उससे आपकी टिश्यू को क्या करता है, बचाता है। तो एक हिसाब से आपका फिक्सेशन में भी क्या करता है, फिक्सेशन की तरह, फिक्सेटिव की तरह आपका रोल प्ले करता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। और साथ में आपका क्या करता है, डिकैल्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। लेकिन ये इसका हेल्पिंग नेचर है, लेकिन नाइट्रिक एसिड का जो मेन वर्क है इसमें वो नाइट्रिक एसिड का है। तो ये तो मैंने आपको कल बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको साथ में भी बताया था कि थोड़ा बहुत क्या होता है, हार्डनिंग भी आपकी जो टिश्यू को क्या करता है, थोड़ा हार्ड बना देता है आपका जो पेरिनेज फ्लूइड होता है। तो इसका जो मेन आपका जो एडवांटेजेस थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आज आगे पढ़ेंगे आपका फॉर्मेलिन, नाइट्रिक एसिड। इसमें आपका 3 कंटेंट यूज होते हैं आपके। फॉर्मेलिन है आपका, डिस्टिल वाटर है, और आपका नाइट्रिक एसिड है। जिसमें देख लीजिए आपका फॉर्मेलिन का रोल भी आपका जो मैंने बताया था हेल्पिंग नेचर होगा। मेन काम इसमें भी किसका होगा, आपका नाइट्रिक एसिड का, क्योंकि आपका डिजॉल्विंग प्रॉपर्टी किसकी है, नाइट्रिक एसिड की। पीएच भी काफ़ी हाई होता है आपका नाइट्रिक एसिड का, लगभग 3 या 2 या 3 के बीच में। और अगर वो डिपेंड करता है आप किस डाइल्यूशन में ले रहे हो, तो आप वाटर कितना है उसके साथ ऐड कर रहे हो। उसके बाद देखिए आपका नाइट्रिक एसिड कॉज सीरियस डिटोरिएशन of nuclear stability which partially inhibited by formaldehyde। देखिए आपका ये जो आपका क्या होता है, मैंने बताया था फिक्सेटिव, और आपका टिश्यू को क्या करता है, हेल्प करता है प्रिजर्व करने में, प्यूट्रिफिकेशन और आपका ऑटोलाइसिस में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। देखिए जैसे आपका अल्कोहल हो गया और आपका फॉर्मेलिन हो गया, जितने भी आपके क्या होते हैं मोस्टली जो फिक्सेटिव के तौर पे हम जिनका यूज़ कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, आपका टिश्यू को हेल्प करते हैं नाइट्रिक एसिड से। क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, डिजोल्विंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये टिश्यू के ऑर्गन्स को भी क्या कर देते हैं, डिनेचुरेट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। क्योंकि जब कैल्शियम जैसे हार्ड मटेरियल को क्या कर सकते हैं, आपका डिनेचुरेट कर, ये कर सकते हैं, आपका डिजोल्व कर सकते हैं। तो टिश्यू तो काफ़ी क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक उसके साथ क्या डालते हैं, आपका एक केमिकल सब्सटेंस डालते हैं जो हमारे टिश्यू को प्रोटेक्ट करे। आपके कैल्शियम को तो डिजोल्व करने में, डिजोल्व क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड डिजोल्व करेगा, लेकिन आपके टिश्यू को वो डिजोल्व ना कर पाए, इसलिए हम उसके लिए क्या डालते हैं, एक फिक्सेटिव डालते हैं, ताकि वो आपके टिश्यू को क्या कर पाए, फिक्स कर पाए, और उसको नाइट्रिक एसिड से क्या हो पाए, थोड़ा बहुत आपकी हेल्प कर पाए, नाइट्रिक एसिड से उसकी हेल्प कर पाए, ताकि वो डिजोल्व ना हो आपका टिश्यू। तो आप इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेलिन का ऐड करते हैं। ठीक है, साथ में नाइट्रिक एसिड को भी हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, ताकि उसकी जो प्रॉपर्टी है, डिजोल्विंग प्रॉपर्टी, वो थोड़ी कम हो जाए। तो ये क्या होता है, कैल्शियम को तो क्या कर देता है, आपका डिजोल्व कर देता है, लेकिन साथ में क्या होता है, न्यूक्लियस पे भी क्या करता है, अफेक्ट डालता है। उस न्यूक्लियस पे अफेक्ट पड़ने की वजह से क्या होता है, जो स्टेनेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, स्टेनेबिलिटी होती है न्यूक्लियस की, वो थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मेलिन को ऐड करते हैं। फॉर्मेलिन की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस होता है वो प्रिजर्व हो जाता है। न्यूक्लियस पे जो क्या होता है, आपका नाइट्रिक एसिड का जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा कम पड़ता है, जिस वजह से वो स्टेन हो जाता है। अनदरवाइज क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड और डिस्टिल वाटर का यूज करोगे तो क्या होता है कि डिकैल्सिफाई तो हो जाएगा टिश्यू, लेकिन उसकी जो स्टेनेबिलिटी होगी, मोस्टली आपका न्यूक्लियस की स्टेनेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, जिस वजह से आप जब स्टेन करोगे तो आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट देखिए, ओल्ड नाइट्रिक एसिड ऑल्सो टेंड्स टू डेवलप येलो discoloration which may be prevented by stabilization with 1% यूरिया। देखिए आपका जो नाइट्रिक एसिड क्या होता है, आपका ओल्ड होता है, वो क्या करता है, येलो कलर का डिस्कलराइजेशन देता है, विच मे बी प्रिवेंटेड बाय स्टेबलाइजेशन
विद 1% यूरिया। तो आपने 1% यूरिया का आपका एक सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि आपका आप क्या कर सकते हो, 9 ml वाटर ले सकते हो, 1 ml आपका क्या, 1 ग्राम आप क्या ले सकते हो अपना यूरिया ले सकते हो। आपका क्या बनेगा, जो 10 ml का सॉल्यूशन बनेगा वो आपका यूरिया का 1% यूरिया हो जाएगा। यानी कि 1% आपने क्या डालना है, यूरिया डालना है, और बाकी आपने 99% क्या डालना है, आपको वाटर डालना है। तो वो आप किसी भी मेज़र में बना सकते हो, ठीक है, आप वाटर कितना भी ले सकते हो, और उसमें सिर्फ आपको 1% ही यूरिया डालना है। तो इस टाइप से आपको क्या होना, एक यूरिया का सॉल्यूशन बनाना और उसको नाइट्रिक एसिड में डाल देना है, ताकि ये जो कलर का प्रॉब्लम है वो क्या हो जाए, आपका स्टेबल हो जाए आपका नाइट्रिक एसिड। क्योंकि नाइट्रिक एसिड में भी क्या होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका, जैसे ओल्ड नाइट्रिक एसिड यानी कि उसने कहीं ना कहीं क्या एयर से रिएक्शन की होगी, एयर से रिएक्शन करने की वजह से उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत कन्वर्जन आ जाते हैं, या फिर जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उसमें थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन आपका जो ये है आपका डिकैल्सिफिकेशन प्रॉपर्टी है, वो ज़्यादा चेंज नहीं कर, ज़्यादा उस पर अफेक्ट नहीं पड़ता उनकी, वो डिकैल्सिफिकेशन आराम से कर देते हैं। लेकिन कलर की वजह से क्या हो जाता है, आपके टिश्यू में भी कलर आ जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करते थे, स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो एक 1% यूरिया को इसमें ऐड करना पड़ता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि आपको फॉर्मेलिन नाइट्रिक एसिड किस टाइप से बनाना है। देख लीजिए, फॉर्मेलिन ऐड करना है, नाइट्रिक एसिड ऐड करना है, और आपको डिस्टिल वाटर ऐड करना है। वाटर तो आपको हर जगह ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके जो एसिड होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, हाईली ये करते हैं, डिकैल्सिफिकेशन देते हैं, और डिजॉल्विंग प्रॉपर्टी होती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम क्या करना पड़ता है, उसको डाइल्यूट करना पड़ता है, अदरवाइज आपका टिश्यू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा टिश्यू हमने इसके अंदर डाला भी था, अगर आप उसको क्या करते हो, एब्सोल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करते हो। उसके बाद देखिए एक्वस फॉर्मिक एसिड। अब देखिए फॉर्मिक एसिड क्या होता है आपका, उतना ज़्यादा हार्ड एसिड नहीं है, ठीक है, यानी कि आपका जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बोलते हम उसको, ठीक है। तो इसमें क्या आपका, हम ये नहीं डालते हैं, आपका जो फिक्सेटिव है जो आपके टिश्यू को, आपको क्या करे, टिश्यू को हेल्प करे डिकैल्सिफिकेशन से, उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, क्योंकि इनकी जो खुद की प्रॉपर्टी होती है, इतनी ज़्यादा क्या नहीं होती, डिजॉल्विंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये ज़्यादा डिजॉल्व नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या आपको सिर्फ आपको फॉर्मिक एसिड ऐड करना है, 90% फॉर्मिक एसिड। देखिए 90% फॉर्मिक एसिड का मेन क्या है आपका, 90% आप फॉर्मिक एसिड डालोगे और 10% आपका वाटर होगा, सिर्फ आपका 10% क्या होगा, वाटर होगा। तो देख लीजिए आपका जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या है, चेंज होने लगी, क्योंकि फॉर्मिक एसिड का जो pH होता है वो क्या होता है आपका 5 या 6 के बीच में होता है, ठीक है, कभी कभी तो। और अगर आप उसमें क्या 10 ml वाटर भी डाल रहे हो, अगर 90 ml आपने फॉर्मिक एसिड लिया और 10 ml आप उसमें वाटर डाल रहे हो, तो उसका pH और ज़्यादा क्या होता है, न्यूट्रल की तरफ चला जाता है, यानी कि लगभग 6 पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए इसकी जो डिजॉल्विंग प्रॉपर्टी वो थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए हम इसका क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं, कंसंट्रेशन देखिए 90% उसका कंसंट्रेशन, उसका फॉर्मिक एसिड का कंसंट्रेशन, और बाकी 10% कंसंट्रेशन है वो वाटर का है, यानी कि डिस्टिल वाटर आप क्या कर रहे हो, बहुत कम मिला रहे हो। तो देख लीजिए आप इसमें आप क्या कर रहे हो, 5 to 10 ml आपका क्या रहेगा, आपने फॉर्मिक एसिड लिया और उसके बाद डिस्टिल वाटर लिया 100 ml। देखिए डिस्टिल वाटर जो आपने कंप्लीटली इसके साथ मिलाना नहीं, ये सिर्फ हम क्या करते हैं, अपने पास कंटेंट रखते हैं कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि हमें जिस हिसाब से हमारे पास टिश्यू होगा उस हिसाब से हमें क्या होना, डिस्टिल वाटर को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका नया जो फॉर्मिक एसिड का सॉल्यूशन होगा वो 90% का होगा, इतना याद रखिएगा, 90% फॉर्मिक एसिड, 90% फॉर्मिक एसिड एंड 10 ml उसमें वाटर होगा, 10 ml सॉरी 10%। अगर आप 90 ml ले लो तब आगा 10 ml। अब देखिए आपका गुडिंग एंड स्टेलवॉर्ट फ्लूइड, ये आपका क्या है, ये 90% फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेलिन और आपका डिस्टिल वाटर। अब इसमें देखिए इसमें आप इन्होंने क्या कर दिया, एक आपका फॉर्मेलिन भी ऐड कर दिया, ताकि ये क्या, इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी अगर आपका थोड़ा बहुत जो डैमेज अगर होता है, जो आपका एक्वस फॉर्मिक एसिड में डैमेज हो रही थी, वो डैमेज भी आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिन उसको भी क्या कर देगा, रिकवर कर देता है। वैसे तो फॉर्मिक एसिड की इतनी पावर नहीं होती कि वो क्या कर पाए, न्यूक्लियस को डिजेनरेट कर पाए या फिर आपका न्यूक्लियस पे ज़्यादा इफेक्ट डाल पाए। लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, इसमें अगर फॉर्मेलिन डाल दोगे तो जो आपका न्यूक्लियस की तरफ उसका जो क्या है पेनिट्रेशन है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो ये भी क्या है आपका एक अच्छा ये माना जाता है, फिक्स ये डिकैल्सिफायर माना जाता है, डिकैल्सिफायर फ्लूइड। इसका यूज़ भी हम क्या करते हैं, काफ़ी टाइम करते हैं। अब इसके बाद देखिए आपका इवांस एंड क्राजियन फ्लूइड। इवांस एंड क्राजियन फ्लूइड में देखिए 20% एक्वस ट्राइसोडियम सिट्रेट, उसके बाद 90% फॉर्मिक एसिड। दिस सॉल्यूशन हैज़ अ pH 2 or 3 फॉर्मिक एसिड सोडियम सिट्रेट मेथड। अब देखिए इसमें भी आपका जो pH है खुद दे रखे इन्होंने 2 और 3 फॉर्मिक एसिड सोडियम सिट्रेट मेथड। अब देखिए आपका प्रोसीजर
Place calcified specimen in large quantities of formic acid sodium citrate solution until decalcification is complete. ठीक है, आपको क्या करना है, उसके अंदर उसको डालना है जब तक आपका डिकल्सिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है. इस फ्लूइड के अंदर डालोगी जब तक आपका क्या नहीं हो गया, डिकल्सिफिकेशन नहीं होगी, तब तक आपको उसको क्या करना है, इसको उसके अंदर डाल के रखना है जो आपका स्पेसिमेन होगा. उसके बाद रनिंग वाटर में आपको 4 से 8 घंटे तक उसको क्या रनिंग वाटर में रखना है, ताकि जो आपका ये डिकल्सिफायर है उसकी अंदर से क्या हो जाए, चला जाए, और आपका जो टिश्यू है हाइड्रेट हो जाए. हाइड्रेट यानी कि वाटर उसके अंदर चला जाएगा. उसके बाद डिहाइड्रेट, अब जो वाटर चला गया उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा, डिहाइड्रेट करना पड़ेगा बाय अल्कोहल, देन क्लियर करना पड़ेगा बाय जाइलीन, क्लोरोफॉर्म, बहुत सारे मैंने आपको बताए थे, जो आपको मैंने क्लियरिंग में बताए थे वो सारे. उसके बाद क्लियर करना पड़ेगा. उसके बाद इम्प्रेगनेट करना पड़ेगा विद पैराफिन वैक्स. जो आपका पैराफिन क्या करता है, उसको हार्डनिंग देता है. ठीक है, इम्प्रेगनेट हो गया आपका. प्रोसेस एज डिजायर्ड, जो जो आपको प्रोसेस जरूरी होते हैं वो सारे आपको करने हैं. उसके बाद आपका दिस टेक्निक गिव्स बेटर स्टेनिंग रिजल्ट द नाइट्रिक एसिड मेथड. ये आपका स्पेस नहीं दे रखा, इसको थोड़ा अलग अलग करके देख लीजिएगा. ठीक है, ये आपका ठीक है. दिस टेक्निक गिव्स बेटर स्टेनिंग रिजल्ट द नाइट्रिक एसिड मेथड. नाइट्रिक एसिड मेथड से भी अच्छा क्या देता है, आपका रिजल्ट देता है स्टेनिंग, क्योंकि आपका मेन जो हमारा फोकस होता है वो क्या होता है, आपका टिश्यू क्या हो जाए, माइक्रोटोम में अच्छे तरीके से स्लाइस कट जाए, और साथ में आपका स्टेनिंग जो बेटर हो जाए, क्योंकि डिकैल्सिफिकेशन में जो आपका एम है वही यही है कि आपकी क्या हो जाए, स्टेनिंग अच्छे से हो जाए. तो स्टेनिंग क्या होती है आपका इसमें और ज़्यादा बेटर होती है आपका इवान क्राजियन फ्लूइड में. उसके बाद देखिए सिंस फॉर मैकेडियन, सॉरी ये थोड़ा यहाँ पे ये हो रखा है, हाँ, तो ये आपका सिंस फॉर फॉर्मिक एसिड एंड सोडियम सिट्रेट आर लेस हार्श ऑन सेलुलर प्रॉपर्टीज, यानी कि सेलुलर प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाते हैं. ये आपको क्या हो जाता है, उसको जल्दी क्या कर देते हैं आपका, यानी कि जो आपकी जो सेल पे किसी टाइप का नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालते हैं. Therefore, even with exposure of tissue in this solution after decalcification has been complete, causes little loss of staining qualities. स्टेनिंग क्वालिटीज़ को क्या करते हैं, बहुत कम आपका क्या करते हैं, हार्श करते हैं, जिस वजह से आपका क्या होता है, ये आपका मोस्टली यूजफुल मेथड होगी आपके लिए. दिस मेथड ऑफ चॉइस फॉर ऑल ऑर्बिटल डिकैल्सिफिकेशन इंक्लूडिंग द ग्लोब्स. ठीक है, आपके जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि कोई भी, जैसे आपके आँख के अंदर की जो ये होती है बोन्स होती हैं, ठीक है, जो आपका आँख का ऑर्बिट होता है, वो सारे जितने भी आपकी जो बोन्स होती हैं उनको आप क्या कर सकते हो, आपका इसके थ्रू डिकैल्सिफाई कर सकते हो. देखिए, आपका डिकैल्सिफिकेशन सिर्फ हम तभी करते हैं जब आपकी बोन में किसी टाइप का क्या होता है, जैसे बोन मैरो कैंसर हो गया, अगर आपका बोन कैंसर हो गया इस टाइप की, या फिर आपका बोन के अंदर किसी टाइप का क्या इन्फेक्शन हो गया, तभी जाके हम डिकैल्सिफिकेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं और आपके उस टिश्यू को क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं. अब देखिए आपका ये आपका कंप्लीट हो गया. अब देखिए आपका सरफेस डिकैल्सिफिकेशन. द सरफेस ऑफ द ब्लॉक टू बी डिकैल्सिफाइड इज trimmed with scalpel. The block is then placed in acid solution at 1% hydrochloric acid face downward, so that acid baths the cut surface for 15 to 60 minutes. As penetration and decalcification is only sufficient for a few sections be cut, the block shall be carefully oriented in microtome to avoid wastage of decalcified tissue. तो आपका इसमें आपका देखिए सरफेस डिकैल्सिफिकेशन कब करते हैं हम. सरफेस डिकैल्सिफिकेशन हम आपका तब करते हैं जैसे आपका जो ब्लॉक होता है, मैंने बताया था पायरन की एक छोटी छोटी आपकी क्या होती है कैसेट्स आती हैं, उनके जो अंदर के ब्लॉक्स होते हैं जिनमें हम आपका क्या टिश्यू प्लेस करते हैं. वहाँ पे क्या होता है, आपका जो क्या होता है, हम ये होते हैं आपका जो जब प्रेसिंग होती है उसकी, जब हम क्या करते हैं उसको प्रेस करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो उसके बाहर हम क्या करते हैं, क्या जो उसके बाहर क्या होता है, कैल्शियम की लेयर लग जाती है ब्लॉक में, उस ब्लॉक को भी क्या करना पड़ता है, डिकैल्सिफाई करना पड़ता है.
तो जब हम उसको क्या डिकैल्सिफाई करते हैं, डिकैल्सिफाई क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि आपका जो कि हम नया टिश्यू उसमें ऐड करेंगे तो उस टिश्यू के साथ क्या ना आपका कैल्शियम ऐड ना हो, इसलिए सरफेस डिकैल्सिफिकेशन आप किया जाता है। जो आपका जो ब्लॉक होता है उससे कैल्शियम को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो इसके लिए आपका सरफेस डिकैल्सिफिकेशन किया जाता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है, ये तो आपका लैब का वर्क है। उसके बाद देखिए आपका डिकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन मैरो बायोप्सी। Tissue after fixation in Bowen's or Jenker's fixative is decalcified by 2.5 hours followed by an hour of washing. This tissue is then dehydrated beginning with alcohol. देखिए आपका बोन मैरो बायोप्सी से क्या आपका क्या करना पड़ता है, आपको इसमें टिश्यू आफ्टर फिक्सेशन इन बोइंस और जेंकर्स फ्लूइड, आपको फिक्सेटिव का चॉइस दे रखा है यहाँ पे, बोइंस और जेंकर्स फ्लूइड। फिक्सेटिव इज डिकैल्सिफाइड फॉर 2.5 hour फॉलोवर्ड बाय एन आवर ऑफ वॉशिंग। आपको क्या करना पड़ेगा, डिकैल्सिफाई करना पड़ेगा और आपको वॉशिंग करनी पड़ेगी। द टिश्यू इज इन देन डिहाइड्रेटेड बिगिनिंग विद अल्कोहल, उसके बाद आपको डिहाइड्रेट करना पड़ेगा। ये बहुत ही आपको शॉर्ट में दे रखा है, ठीक है, एक्चुअली इतना शॉर्ट है नहीं है। बोन मैरो बायोप्सी जो होती है वो काफ़ी हार्ड होती है। ये बोन मैरो बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है और बोन के अंदर का पार्ट होता है। आपको बताया मैंने कि बोन मैरो कहाँ पे होता है, जो आपकी क्या होते हैं, जो आपका बोन होते हैं उसके अंदर की तरफ की जो कैविटीज़ होती हैं वहाँ पे आपका बोन मैरो होता है। तो वहाँ से उसको बायोप्सी करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप बायोप्सी करोगे, उसके बाद उसे क्या करोगे, आपका फिक्सेटिव के अंदर डालोगे, उसके बाद आपने 2.5 घंटे उसको डिकैल्सिफाई करना है, तब जाके आपके बोन मैरो आपको मिलेगा। उसको वॉश करना है, तब जाके आपको वॉश करने के बाद डिहाइड्रेट, उसके बाद वॉश करने के बाद वो हाइड्रेट हो जाएगा, देन डिहाइड्रेट करना पड़ेगा। और डिहाइड्रेट कैसे करते हैं, अल्कोहल में, देन क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको क्या करोगे, आगे स्टेनिंग करोगे। तो ये था आपका बोन मैरो का डिकैल्सिफिकेशन। वैसे आपको इसको एक बड़े प्रोसेस में देखना पड़ेगा जब आप इसको परफॉर्म करोगे, इतना आसान नहीं होता है। ये 2 लाइन्स में इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद देखिए आयन एक्सचेंज रीजन, ये हम कल पढ़ेंगे आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको कल पढ़ेंगे। तो आज जितना मैंने आपको बताया उतना आप लिख लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें किसी टाइप का कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।